नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सोल्व करने वाले विद्यार्थी आप लोगों से गुजारिश है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करके एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा हम यहाँ पे उठा सकते हैं। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, चार ऑप्शन को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। कंसेप्ट है हर एक क्वेश्चन के पीछे, ए क्लाइंट विद यूटीआई हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड पायरिडियम टू रिलीव डिसयूरिया। मरीज है जो सफर कर रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से और उस मरीज को हमने प्रिस्क्राइब किया, क्या प्रिस्क्राइब किया आपने? पायरिडियम। दवाई का नाम है पायरिडियम जो आपने मरीज को प्रिस्क्राइब किया और ये दिया क्यों था? ताकि मरीज में डिसयूरिया से रिलीव हो जाए। द नर्स टेल द क्लाइंट टू एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एज ए रिजल्ट ऑफ टेकिंग दिस ड्रग। इस दवाई को लेने का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? पायरिडियम दवाई ली डिसयूरिया के रिलीव के लिए, क्या एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा? इफेक्ट क्या होगा इस दवाई को लेने का? स्लाइट फीवर, थ्रस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, रेडिश ऑरेंज यूरिन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या इफेक्ट रहेगा? एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एक दवाई तो है पायरिडियम और दूसरी एक दवाई होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, एटीटी में आती है। दवाई का नाम है रिफाम्पिसिन, जिसको एम्प्टी स्टोमक लिया जाता है एटीटी के अंदर। रिफाम्पिसिन दवाई और पायरिडियम, इन दोनों ही ड्रग की वजह से, वन इज पायरिडियम, सेकेंड वन इज रिफाम्पिसिन, इन दोनों ही ड्रग की वजह से यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और रेडिश ऑरेंज कलर का यूरिन हो जाता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये दोनों ही दवाई जो है यूरिन के कलर को चेंज कर देती है। ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, ये नॉर्मल थिंग है, ये किसी बीमारी का हिस्सा नहीं है। यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ऑरेंज कलर का यूरिन हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, याद रख लीजिएगा। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। कई बार नॉर्सेट के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ड्रग कैलकुलेशन से संबंधित है कि एक क्लाइंट है जो रिसीव कर रहा है आईवी 100 ml पर ओवर, इंट्रावीनस जो है 100 ml पर ओवर जो है वो रिसीव कर रहा है। द इन्फ्यूजन सेट हमने डिलीवर किया 15 ड्रॉप पर ml। हमने इन्फ्यूजन को कैसे सेट किया? 15 ड्रॉप पर ml के हिसाब से हमने इन्फ्यूजन को सेट कर दिया। मरीज रिसीव कर रहा है 100 ml पर ओवर। What is the flow rate of the infusion? इन्फ्यूजन की फ्लो रेट क्या होनी चाहिए? 15 ड्रॉप पर ml, 100 ml पर ओवर देना है। फ्लो रेट आपको सेट करनी है 10, 15, 21, 25। सिंपल सा मेथड है। ड्रॉप पर मिनट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है फ्लूइड इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स। जो समय है उसको मिनट्स के अंदर ले लो, ये है फॉर्मूला। तो आपका फ्लूइड है 100 ml और ड्रॉप फैक्टर है 15 और टाइम जो है आपका मिनट में लेवे 1 घंटे को तो 60 मिनट्स। 15 का 4 60, 4 का भाग दे दो 100 में तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25 ड्रॉप्स पर मिनट, है ना? कितना आ जाएगा? 25। तो ये हो जाएगा 25 ड्रॉप पर मिनट, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। 25 ड्रॉप्स पर मिनट, ये इंपॉर्टेंट बात है। 25 ड्रॉप्स पर मिनट, डी इज द करेक्ट वन। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको यही पूछा गया था कि ड्रॉप पर मिनट जो है वो निकालिए, 1 ओवर्स के अंदर आपको देना है। तो 25 ड्रॉप्स पर मिनट, डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान से सुन के जवाब दीजिएगा। प्रोकेन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी है, यहां पे यूनिट दी हुई है 60 लाख यूनिट्स इंट्रामस्कुलर दे रहे हो, ऑर्डर ये मिला है। अवेलेबल जो है वो 1 ml जो प्री फिल्ड सिरिंज है उसके अंदर लेबल्ड है कि वो है 60,000 ना, सॉरी 6 लाख। आपको कितना देना है? 60 लाख। अवेलेबल कितना है? 6 लाख पर ml में। हाउ मैनी ml शुड द नर्स एडमिनिस्टर? पेनिसिलिन जी 60 लाख यूनिट IM हैज बीन ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे कितना आप एडमिनिस्टर करोगे? 0.25, 0.50, 1 और 2.5। तो फॉर्मूला है कितना देना है वो अगर आपको ज्ञात करना है ml, तो डिजायर्ड डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml, डिजायर्ड डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml। पेनिसिलिन जी देना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आपको देना है
60 लाख। कितना देना है? 60 लाख। आपके पास में अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है आपके पास में 6 लाख, 600,000 ये अवेलेबल है। इनटू कितने में है अवेलेबल? 1 ml के अंदर। डिजायर्ड डोज अवेलेबल इनटू ml, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने कैलकुलेशन वैल्यू रख दी, 2 3 0 4 0 5, ये कट गया। अब 6 1 जा 6 और 0, इसका मतलब आपका कितना नंबर आना चाहिए? 10 ml। कितना देना आपको? 10 ml देना है अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड डोज, है 10 ml आपको देना है, क्योंकि आपके पास में अवेलेबल है 1 ml के अंदर प्रीपिक्स सीरीज में 6 लाख, और देना कितना है? 60 लाख। कितना ml आप एडमिनिस्टर करोगे? 10 ml। ऑप्शन में 10 ml है क्या? ऑप्शन में 10 ml नहीं है। ऑप्शन में 10 ml नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दी अबव, जो कि ऑप्शन ई है, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देना कितना है? 10 ml। ऑप्शन ई इज द नन ऑफ दी अबव। यस और नो? ना तो 0.5 है, ना 0.25 है, ना 1 है, ना 2.5 है, क्योंकि आपका डिजायर डोज और डोज अवेलेबल, डिजायर ज्यादा है, अवेलेबल कम है। 1 ml में 6 लाख है, देना 60 लाख है, तो 10 ml देना पड़ेगा, तब 60 लाख जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग आई ड्रॉप टू ए क्लाइंट विद ग्लाउकोमा। मरीज को बीमारी क्या है? ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा किसकी बीमारी होती है? आंख की बीमारी होती है ना, जिसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। आईओपी जो है वो क्या, ग्लूकोमा में क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज। नॉर्मल आईओपी जो होता है वो 8 से 21 mm ऑफ एच होता है। कितना होता है? 8 से 21 mm ऑफ जी, और जब 21 से ज्यादा हो जाता है इसको इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर के नाम से जानते हैं। जब आईओपी बढ़ जाता है तो बीमारी हो जाती है आंख की ग्लूकोमा। आईओपी जब बढ़ता है तो आंख की एक बीमारी होती है और बीमारी का नाम है ग्लूकोमा। आईओपी बढ़ा, आंख की बीमारी हुई और बीमारी का नाम है ग्लूकोमा। अब जब ये ग्लूकोमा हो जाता है, आईओपी बढ़ जाता है, आंख की बीमारी हो जाती है, ग्लूकोमा हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, अब ये ग्लूकोमा जो बीमारी है, आईओपी बढ़ने वाली जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर कौन सी जो इसको ठीक करने के लिए करेक्ट टेक्निक जो है, आई ड्रॉप इसमें काम में लेते हैं इसको ठीक करने के लिए। ग्लूकोमा के अंदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है ना, लाइफ लॉन्ग चलेगा। और इसमें प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए, है ना, बीटा ब्लॉकर्स और इस तरह की आई ड्रॉप्स काम में ली जाती है, ताकि ग्लूकोमा को ट्रीट किया जाए और प्रेशर को कम किया जाए। टोनोमेट्री जो एक टेस्ट है जिससे आप प्रेशर को मेजर करते हैं, आई के प्रेशर को मेजर करने के लिए टोनोमेट्री टेस्ट किया जाता है, और आप लाइफ लॉन्ग के लिए ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट वहाँ पे चलाते हैं पेशेंट के अंदर। तो अब आप जब आई ड्रॉप इंस्टॉल करेंगे ग्लूकोमा वाले मरीज में, तो कहाँ, कौन से किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है? इन द लोअर कंजक्टाइवल सेक, नियर द ओपनिंग ऑफ द लैक्राइमल डक्ट, ऑन द कॉर्निया, ऑन द स्क्लेरल सरफेस। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। और आई ड्रॉप का पुटिंग जो होता है लाइफ लॉन्ग चलता है, और आई ड्रॉप को पुट करना होता है लोअर कंजक्टाइवल सेक। ए इज द करेक्ट वन। आई ड्रॉप जो है वो इंस्टॉल करेंगे, और कहाँ इंस्टॉल करेंगे? ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लोअर कंजक्टाइवल सेक। कंजक्टाइवल का नीचे वाला जो सेक है उसके ऊपर आई ड्रॉप को आपको पुट करना है। ये ग्लूकोमा के मरीज के अंदर आई ड्रॉप यूज करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात रहती है, क्योंकि वहां से एब्जॉर्प्शन बढ़िया होता है, और अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इज द नॉट करेक्ट वन। लोअर कंजक्टाइवल सेक जो रेडियस पार्ट होता है कंजक्टाइवा, लोअर सेक पे इंस्टॉल करते हैं। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, इन ए क्लाइंट ए चाइल्ड मोरोज रिफ्लेक्स जो है, द नर्स वुड इंप्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। मतलब एक क्लाइंट के अंदर, बच्चे के अंदर अगर आपको मोरो रिफ्लेक्स जो है असेस करना है, तो आप क्या एक्शन जो है लेंगे? फर्स्ट है सेक द इन्फेंट रैपिडली फ्रॉम हेड टू टो। हेड टू टो बच्चे को रैपिडली सेक करेंगे तो मोरो रिफ्लेक्स पता चलेगा। दूसरा है होल्ड द इन्फेंट इन बोथ हैंड एंड लोअर बोथ हैंड्स रैपिडली अबाउट एन इंच। हैंड में होल्ड करो और रैपिडली उसके हैंड को नीचे की तरफ लाओ। अगला है प्लेस द इन्फेंट इन द प्रोन पोजीशन एंड ऑब्जर्व पोस्चर। प्रोन पोजीशन में रख के उसका पोस्चर ऑब्जर्व करो। और लास्ट है टर्न द इन्फेंट्स हेड टू वन साइड व्हाइल ही और सी इज इन सुपाइन पोजीशन। जब बच्चा सुपाइन पोजीशन में है तो उसके हेड को टर्न करो एक साइड के अंदर। विच इज द करेक्ट वन? क्या तरीका रहेगा मोरो रिफ्लेक्स को असेस करने का? फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या तरीका रहेगा मोरो रिफ्लेक्स को असेस करने का? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। एंड द आंसर इज, क्या करते हैं अपन? पकड़ा आपने, हैंड को सपोर्ट दिया, सपोर्टिंग हैंड को
हटाते हैं या सडनली नीचे की तरफ मूवमेंट कराते हैं तो बच्चा क्या करता है, एबडक्शन, एडक्शन एंड क्राई। वो लिम्ब को एबडक्ट करेगा, उनको वापस ऐड करता है और साथ में क्या करता है, क्राई करता है। दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। एक्टिविटी क्या थी और रेस्पॉन्स क्या हो गया, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। और एक्टिविटी आपकी क्या थी कि आप बच्चे को होल्ड करते हो इनफेंट को दोनों हाथ के अंदर और लोअर करते हो बोथ हैंड रैपिडली अबाउट एन इंच। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। होल्ड करके दोनों हाथ से बच्चे को रैपिडली नीचे की तरफ लाते हो तो बच्चा एबडक्ट, एडक्ट और साथ में क्या करता है, क्राई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, सी और डी ये तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ द न्यूबॉर्न्स माउथ, जब बच्चे के माउथ के इनसाइड एरिया को आप एग्जामिन करते हो, द नर्स नोटिस ए स्मॉल रेज व्हाइटिश बम्प ऑन द पैलेट। पैलेट के ऊपर एक स्मॉल रेज व्हाइटिश बम्प वहां पे आपको मिलता है। इट डज नॉट कम ऑफ, नॉट डज इट ब्लीड, ना तो ये बाहर आता है ना ब्लीड करता है। व्हेन टच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। माउथ के अंदर पैलेट वाले एरिया के अंदर एक व्हाइटिश कलर का बम्प है, पैलेट वाले एरिया में रेज स्मॉल व्हाइटिश बम्प है। ये किसको इंडिकेट करता है, मिलिया, एब्स्टेन पर्ल, थ्रस या मिल्क कर्ड। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो व्हाइटिश बम्प माउथ के अंदर पैलेट के ऊपर, मिलिया नहीं होता है। माउथ के अंदर पैलेट के ऊपर मिलिया नहीं होता। मिलिया तो फेशियल एरिया के अंदर व्हाइट कलर के स्मॉल पिन पॉइंट जो होते हैं वो मिलिया कहलाते हैं। जवाब मिलिया नहीं है, ये तो खोटा जवाब है ना। और माउथ के अंदर व्हाइटिश कलर के बम्प के रूप में कभी भी थ्रस नहीं होते। ओरल थ्रस कभी बम्प के रूप में नहीं होते हैं, वो स्किन के साथ में होंगे और वो बम्प के रूप में नहीं होते और पेनफुल होते हैं। ये पेनलेस है, ना तो दर्द कर रहा है, ना कम ऑफ हो रहा है, ना ब्लीड कर रहा है, ये सा नहीं है। जबकि थर्स में ऐसी प्रॉब्लम होती है, उसको मिल्क कर्ड नहीं कहते। तो ए, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। इसको बोला जाता है एब्स्टेन पर्ल। एब्स्टेन पर्ल जो है वो पैलेट के ऊपर पाया जाने वाला एक बर्थ मार्क्स है जिसमें किसी इलाज की जरूरत नहीं रहती है। व्हाइटिश कलर का होता है, फैट का रेज व्हाइट पंप होता है, पैलेट के ऊपर पाया जाता है, इसको एब्स्टेन पर्ल कहते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाम है इसका एब्स्टेन पर्ल। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं। द क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब कीटोडोलेक 15 मिलीग्राम IM फॉर पेन। 15 मिलीग्राम कीटोडोलेक इंजेक्शन जो है वो दर्द के लिए मरीज को लगाना है। द नर्स हैज ए 1 ml प्री लोडेड सिरिंज ऑफ कीटोडोलेक 30 मिलीग्राम पर ml। 30 मिलीग्राम है 1 ml के अंदर, सिरिंज में पहले से प्री लोड है। कितना दवाई आप दोगे? फॉर्मूला सेम है। कौन सा फॉर्मूला है? डिजायर्ड डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml। फॉर्मूला सेम है। कितना देना है उसके लिए? डिजायर्ड डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml। आपका डिजायर्ड डोज कितना है, देना कितना है आपको, प्रिस्क्राइब कितना किया गया है 15 और अवेलेबल कितना है 30 और कितने के अंदर है 1 ml के अंदर। 15 का 2 30, 1/2 हाफ का मतलब क्या हो गया 0.5 ml, आधा ml आप दे देंगे। 0.05 नहीं होगा, 1.5 या 2 ये नहीं हो सकता। हमने बोला ये कितना है हाफ ml है, दैट इज 0.5 ml। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला सिंपल है, डिजायर्ड डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सा जवाब। जरूर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं जो कि कैलकुलेशन से संबंधित रहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द नर्स एडमिनिस्टर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू ए क्लाइंट। क्लाइंट को आईडी इंट्राडर्मल इंजेक्शन वहां पे इंजेक्ट करना है। प्रॉपर टेक्निक हैज बीन यूज्ड इफ द इंजेक्शन साइट डेमोस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर टेक्निक यूज की आपने अगर इंजेक्शन साइट जो है वो डेमोस्ट्रेट कर रही है कोई चीज, इसका मतलब आपने इंजेक्शन को सही लगाया। इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है वो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में लगता है, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में लगता है। और जब यहाँ पे कोई आप इंजेक्शन पुट करोगे, दवाई पुट करोगे तो आप एक स्लाइड सा ऊपर की तरफ ऐसे बल्ज बनेगा। क्या बनेगा? बल्ज बनेगा। और ये बना इसका मतलब दवाई एग्जैक्टली इंट्राडर्मल स्पेस में, तो मिनिमल लीकिंग नहीं होती है वहां पे, स्वेलिंग नहीं होती है वहां पे, टिश्यू पेलर नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, एक एविडेंस होता है ब्लैब का। वहां पे क्या बनता है, एक ब्लैब बनता है। ब्लैब उबार के रूप में ये जो बनता है इसको ब्लैब कहते हैं। और अगर वहां पे ब्लैब बना इसका मतलब आपने जो इंजेक्शन दिया है, जो मेडिकेशन दिया वो सही प्लेस पे दिया है और वो जगह है इंट्राडर्मल। पेरेंट्रल रूट जो होता है उसका एक टाइप है इंट्राडर्मल,
पैरेंटल रूट में दवाई आप आईवी दे सकते हो, आईएम दे सकते हो, सबक्यूटेनियस दे सकते हो, इंट्राडर्मल दे सकते हो। इंट्राडर्मल सबसे सुपरफिशियल होता है, उसके नीचे की तरफ जो होता है वो सबक्यूटेनियस होता है, उसके नीचे आईएम मसल होती है, उसके नीचे आईवी वैन होती है, ब्लड वेसल होती है। तो इंट्राडर्मल सबसे सुपरफिशियल है, जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत लेस या लिटिल होता है, और ये ज्यादातर यूज किया जाता है रूट एएसटी करने के लिए, सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए। बीसीजी का वैक्सीन इसी रूट से लगाया जाता है। और इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट इसका काम होता है, ये जो रूट होता है इंट्राडर्मल, यहाँ पे मोन्टॉक्स टेस्ट जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। तो ये 3 तरीके के लिए काम में लिया जाता है ये रूट। नाम है इसका इंट्राडर्मल रूट। किसी भी ड्रग या मेडिकेशन की एलर्जी चेक करने के लिए, बीसीजी का वैक्सीन लगाने के लिए, और एमटी मोन्टॉक्स टेस्ट इसी रूट में लगाया जाता है। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि टेलवेप्टान जो है वो यूज की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ। टेलवेप्टान एक मेडिकेशन है और ये किसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। ये आज के सेशन का सबसे कतई जहर क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, दवाई का अगर आपको जरा सा भी आइडिया है, फार्माकोलॉजी जरा से भी कहीं आपने पढ़ी है, तो डेफिनेटली आप जवाब दे जाएंगे। टेलवाप्टान दवाई जो है वो किसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। टेलवाप्टान, फटाफट से जवाब लिखिएगा। टेलवाप्टान एक तरह का डायूरेटिक मेडिकेशन है। कैसा है? डायूरेटिक मेडिकेशन। और ये उन मरीजों को दिया जाता है जिसमें सोडियम का लेवल जो है, सोडियम का लेवल वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल जो होता है वो 135 टू 145 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है। ये नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल है। अगर ये लेस देन 135 हो जाए, इसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोनेट्रीमिया। और अगर किसी मरीज में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सोडियम का लेवल कम हो जाता है, सोडियम की वैल्यू कम हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, तो इस हाइपोनेट्रीमिया को करेक्ट करने के लिए, इसका रीजन होता है ज़्यादातर हाइपोनेट्रीमिया का कम होना, और उन मरीजों में जिनमें जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के होते हैं, जिनमें फ्लूइड रिटेंड करता है, जिसमें फ्लूइड रिटेंशन करता है, और फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से उन मरीजों के अंदर क्या होता है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होता है, डाइल्यूशनल। तो आपको क्या करना है, इस फ्लूइड को बाहर निकालना है और सोडियम को अंदर रखना है। तो फ्लूइड निकल जाएगा, सोडियम अंदर रहेगा, इक्वलिटी आएगी, हाइपोनेट्रीमिया ठीक हो जाएगा। तो उस मरीजों में जिनमें वॉल्यूम तो होता है ज़्यादा और सोडियम होता है कम, इसको बोलता है डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, जिसमें कंडीशन बॉडी की क्या होती है, हाइपर वॉल्यूमिक, और सोडियम बॉडी में क्या होता है, कम। और किससे कम होता है? 135 से। सोडियम एक इंपॉर्टेंट आयन है जो कि सेरिब्रल फंक्शन को अच्छे से करता है। अगर सोडियम कम हो जाएगा तो सेरिब्रल फंक्शन जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अगर सेरिब्रम के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, तो मरीज का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाएगा। मरीज बैकी बातें करने लग जाएगा, भेड़ बकरियां याद आने लग जाएगी। तो ये सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसकी प्रॉब्लम की वजह से ये इसको ठीक करना जरूरी है। 3% NS से इसको करेक्ट किया जाता है। टेलवाप्टान दवाई उसमें काम में लेते हैं। हाइपरवोल्यूमिया और हाइपोनेट्रीमिक कंडीशन में ये यूज की जाती है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। वहां पे आपको इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। इतना ही नहीं, इस ऐप के ऊपर ऐसा करने के बाद में एक रिव्यू बॉक्स आता है, उसमें आप अपना इंपॉर्टेंट रिव्यू लिखें। इसी ऐप के ऊपर आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप के टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स। ये इस ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसका फायदा उठा के आप अपने एग्जाम को अच्छा बना सकते हैं। भविष्य में आने वाले सारे एग्जाम में के जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी वो इसी ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी। कुछ चीजें इस ऐप के ऊपर फ्री है, कुछ चीजें इस ऐप के ऊपर पेड भी रहेगी, है ना। तो ये ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए और आज इस ऐप को इंस्टॉल करिए और जुड़ जाइए एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन को सॉल्व करने के लिए और वीडियो लेक्चर्स का आनंद उठाने के लिए। दूसरा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी शुरू हो चुकी है और एड्रेस है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। ये बैच जो है शाम को 2:30 बजे से लगता है और महीने के 30 दिन क्लास होती है। हर मंडे को मेगा टेस्ट होता है और इसके अलावा मिनी टेस्ट वहाँ पे कैरिड आउट किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन
के साथ में एक कंसेप्चुअल स्टडी करें, एक बेहतरीन थ्योरी पढ़े, 6 महीने की ये तैयारी आपको नॉर्थ सेट के अंदर सफल बनाए। ईएसआईसी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए टीम नोवेल के साथ में ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी पे और अपने बेहतरीन भविष्य को उज्जवल बना दीजिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की थी नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की। आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा और बेहतरीन सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिकी कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।